Good evening, all of you. So, in the last class, we have studied the capacity to contract. तो हमने पढ़ा था नेचर एंड टाइप ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो माइनर के कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होता है एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो हमने नेचर एंड एलिमेंट्स ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है. इट इज़ वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. लेकिन हमने बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा था कि अगर माइनर चाहे तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट का है देन माइनर कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. वी ऑल्सो स्टडीड कि कैश अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगले आदमी को पता था कि ये माइनर है और फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अगर माइनर ने कोई बेनिफिट लिया भी है देन ऑल्सो माइनर डोंट नीड टू रिटर्न इट. बट जहाँ माइनर ने फ्रॉडुलेंटली अपना एज मिसरिप्रेजेंट किया है और फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इन दैट केस अगर माइनर ने कोई गुड्स लिया है तो उसे वो रिटर्न करना पड़ेगा. इसमें हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट आया था खान गुल वर्सेस लाखा सिंह, जो कि बाद में लॉ कमीशन ने भी अप्रूव किया था कि अगर माइनर ने मिसरिप्रेजेंट किया है अपना एज, अपने आप को मेजर बता के फिर कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो होगा बिकॉज स्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट माइनर, बट माइनर को कैश भी रिटर्न करना पड़ेगा. तो ये सब हमने सीरीज से पढ़ा था. अगर जो बच्चे नए हैं क्लास में, अगर उन्हें माइनर्स का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके डाला हुआ है. तो आप लोग माइनर के कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर देख लेना. आज की क्लास में वी विल बी स्टडिंग अबाउट फ्री कंसेंट. ठीक है, फ्री कंसेंट. तो टॉपिक विल बी फ्री कंसेंट. ठीक. तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज़ का जो कंसेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और कंसेंट कहाँ डिफाइंड है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 13 में कंसेंट इज डिफाइंड. सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट कंसेंट when two person agree on the same thing in same sense. दोनों लोगों का कंसेंट कब होगा? अगर वो एक बात पे एग्री कर रहे हैं तब वो कंसेंट होगा. सो सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट कंसेंट when two people agree upon same when two people consent when two people agree upon the same thing in same sense. Agree upon the same thing in same sense. ठीक है, इसको कहते हैं कंसेंसस एड आइडम. कंसेंसस एड आइडम. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई. लेकिन ये जो कंसेंट है, सिर्फ कंसेंट होना ज़रूरी नहीं है. क्या पता दोनों ने सेम चीज़ एग्री करी है बट कंसेंट जो था वो फ्री नहीं था, उन पे दबाव था, उन्हें डरा धमका के उनसे कंसेंट लिया गया. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सिर्फ कंसेंट नहीं चाहिए, यू नीड फ्री कंसेंट. कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो वैलिड एसेंशियल है उसमें आपको सिर्फ कंसेंट नहीं चाहिए बल्कि देयर इज़ नीड ऑफ फ्री कंसेंट. तो फ्री कंसेंट इज गिवन इन सेक्शन 14. सेक्शन 14 में दिया हुआ है आपका फ्री कंसेंट. ठीक है. कंसेंट का मतलब क्या हुआ? व्हेन टू पीपल एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस. ठीक है, तब ये कंसेंट हो गया. लेकिन ये कंसेंट कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, दबाव या धोखे के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तब वो कहलाएगा फ्री कंसेंट. तो सेक्शन 14 में कहा गया है कंसेंट इज सेट टू बी फ्री. सेक्शन 14 में क्या कहा गया है? कंसेंट इज सेट टू बी फ्री इफ इट इज़ नॉट कॉस्ड बाय. कंसेंट अगर इन 5 चीज़ों से कॉस्ट नहीं हुआ है तब वो फ्री कंसेंट कहलाएगा. कंसेंट इज सेट टू बी is said to be free when it is not
caused by, when it is not caused by coercion, when it is not caused by coercion, ठीक है, undue influence, undue influence, fraud, ठीक है, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, misrepresentation and mistake, ठीक है। जब ये पांचों चीज़ें नहीं हैं तब फिर वो कंसेंट को फ्री कहा जाएगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ है, इनमें से कोई भी चीज़ के थ्रू कंसेंट को कॉज किया गया है, देन इट इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल होगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। ओके, तो देखो अब इसमें क्या है, सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट कंसेंट, सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट कंसेंट, सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट। अब क्या क्या एलिमेंट फ्री कंसेंट कॉज नहीं करते हैं वो आने वाले सेक्शंस में। तो पहला क्या था? कोएर्जन, सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट कोएर्जन, ये एक लाइन में है। फिर सेक्शन 16, सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस। देन इन सब से आपका फ्री कंसेंट कॉज नहीं, मतलब ये फ्री, अगर ये सब हैं तो फिर फ्री कंसेंट नहीं होगा। फ्री कंसेंट इज नॉट देयर इफ कोएर्जन इज देयर, ठीक है। सेक्शन 15 इज कोएर्जन, सेक्शन 16 इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 इज फ्रॉड। अगर आपका कंसेंट फ्रॉड से लिया गया है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। सेक्शन 18 फिर आपका है सेक्शन 18, दैट इज रिगार्डिंग मिसरिप्रेजेंटेशन, misrepresentation. Then you have section 20, 21 and 22, ये आप तीनों मिस्टेक के बारे में है। इसमें 3 सेक्शन, सेक्शन 20, 21 and 22, दिस टॉक्स अबाउट मिस्टेक्स। तो देखो जो 15 कोएर्जन है इससे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। जो 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस है उससे भी वॉइडेबल, 17 फ्रॉड से भी वॉइडेबल, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन से भी वॉइडेबल। बट मिस्टेक के केस में इट इज़ वॉइड, मिस्टेक के केस में इट इज़ वॉइड। कुछ सर्कमस्टेंसेस में इट कैन बिकम वॉइडेबल। तो दैट वी विल बी स्टडिंग वन बाय वन, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कंसेंट ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और सिर्फ कंसेंट होना ज़रूरी नहीं है। कंसेंट मतलब एग्रीइंग ऑन सेम थिंग इन द सेम सेंस, बट उसके साथ साथ फ्री कंसेंट हमें चाहिए, ठीक है। फ्री कंसेंट कब होता है? व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके वी विल बी स्टडिंग। सो फर्स्ट वी विल बी स्टडिंग कोएर्जन। कोएर्जन मतलब क्या हुआ? अगर आपने किसी को डरा धमका के उस पर फिज़िकल असॉल्ट करके अगर आपने कंसेंट लिया है तो फिर वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। अगर आपने किसी के सिर पे बंदूक रख दी और फिर बोला साइन करने के लिए, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। देखो आपको स्क्रीन पे वो पिक्चर भी दिख रही होगी, उस आदमी के सिर पे बंदूक रखी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है? कोएर्जन है। कोएर्जन से फ्री कंसेंट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बताओ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा कि वॉइडेबल? वॉइडेबल। सो द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पर जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसका कंसेंट फ्री नहीं था, उसके पास ऑप्शन होता है वेदर ही वांट्स टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और ही वांट्स टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, ठीक है।
बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में दोनों पार्टी चाह के भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते अगर वो वॉइड हो गया है तो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, सो कोएर्जन अब हम पढ़ रहे थे। तो कोएर्जन का मतलब क्या है? अगर आप कोई भी एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय आईपीसी यू डू इट, और आप डराते हो किसी को करने का, जैसे किसी को मारना फॉरबिडन बाय आईपीसी है। अगर आप किसी को थ्रेट भी कर रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा, साइन कर दो, तो ये भी आपका कोएर्जन में ही आएगा। सो कमिटिंग और थ्रेटनिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। तो कोएर्जन कब होगा? पहला, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, committing or threatening to commit any act forbidden by IPC या और BNS। अब इसका एक और इसमें पास हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। पहले इंडियन पीनल कोड था, अब ये हो गया है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, BNS, भारतीय न्याय संहिता। अब आईपीसी का नाम बदल के क्या हो गया? भारतीय न्याय संहिता। तो इससे कोई भी आपने इसमें जो फॉरबिडन एक्ट्स है वो किया है या किसी को डराया है करने का, तो इससे हो जाएगा। या तो आपने किसी इंडिविजुअल के साथ किया है या उसको डराया है, या आपने उसकी कोई प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया है अनलॉफुली, वो भी BNS में क्राइम है। ठीक है, सो अनलॉफुली आपने डिटेन किया या डराया कि मैं डिटेन कर लूँगा एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड क्या हो गया? अनलॉफुली आपने डिटेन किया है प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल का, या आपने थ्रेटन किया है कि मैं डिटेन कर लूँगा, और थ्रेटन टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। और ये आपने क्यों किया है? कि आपको अगले पर्सन का कंसेंट मिल जाए। तो ये कंसेंट कोएर्जन से कॉज्ड है एंड इट विल नॉट बी अ फ्री कंसेंट। ठीक है, सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, कोएर्जन कोई भी कर सकता है। हो सकता है पार्टी ए और पार्टी बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट कोएर्जन किया है सी ने बी के कहने पर। ठीक है, तो वो भी कोएर्जन में ही कहलाएगा। अब कोएर्जन क्या है? कोएर्जन अगर किन किन चीज़ों का, ये तो इतना तो समझ में आ गया कि फॉरबिडन बाय आईपीसी या BNS होना चाहिए, भारतीय न्याय संहिता। बट अगर पार्टी ए है और पार्टी बी है, दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, और पार्टी ए ने कहा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दो, मान लो पार्टी ए हस्बैंड है, पार्टी बी वाइफ है, पार्टी बी ने कहा कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दो, ये पूरा घर मेरे नाम कर दो वरना मैं सुसाइड कर लूँगी। तो यहाँ पे क्या है? थ्रेटनिंग टू सुसाइड। ठीक है, अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड, अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड। तो बताओ ये कोएर्जन में आएगा कि नहीं? तो अगर आप किसी को धमकी देते हो कि मैं ही मर जाऊंगा, है ना, ये धमकी देना, अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड, और ये बोल के आप अगले से साइन करवा रहे हो, तो क्या उसका फ्री विल था? बताओ। नहीं था। तो ये अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो कोएर्जन, इज ऑल्सो कोएर्जन। ठीक है, अगर मान लो किसी ने आपको थ्रेट दिया कि भाई आप हमारी बातें मानो वरना हम हड़ताल पे चले जाएंगे, स्ट्राइक, तो क्या ये कोएर्जन होगा? अ थ्रेट नो टू गो ऑन स्ट्राइक, ये कोएर्जन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्राइक पे जाना कोई फॉरबिडन बाय आईपीसी या BNS नहीं। सुसाइड करना फॉरबिडन है। ठीक है,
अ थ्रेट टू गो ऑन स्ट्राइक, बहुत बार तो आप बार्गेनिंग पावर के लिए भी हड़ताल पे जाते हो, है ना, तो ये आपका कोएर्जन नहीं है। अगर कोई ये बोले कि मैं इस दबाव से आके मैंने साइन कर दिया, तो ये कोएर्जन नहीं है, ठीक है। हड़ताल पे जाना कोई कोएर्जन नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई आपसे बोले कि भाई तुम साइन कर दो वरना मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा, उस प्रेशर में आके आपने साइन कर लिया, तो आपका कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, इट विल अमाउंट टू कोएर्जन। अगर किसी ने बोला, किसी ने आपको थ्रेट दिया कि साइन कर दो वरना मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगी, तो भाई केस फाइल करना है तो कर दो, अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो मेरे को सज़ा होगी, गलत नहीं किया होगा तो सज़ा नहीं होगी। तो ये थ्रेट कि आई विल प्रोसिक्यूट अ मैन और फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम, क्या ये कोएर्जन है? द आंसर इज़ नो, ये कोएर्जन नहीं है। क्योंकि अगर आपको केस करना है, आप केस कीजिए, उस पर फिर अगर मैं गिल्टी होऊंगा तो मेरे को सज़ा होगी, गिल्टी नहीं होगा तो सज़ा नहीं होगी। तो मेयर थ्रेट टू प्रोसिक्यूट, केस फाइल करना, टू फाइल अ सूट डज नॉट अमाउंट टू कोएर्जन, ठीक है। सो ये लिख लो, मेयर थ्रेट टू फाइल अ सूट or to prosecute is not coercion, ठीक है भाई। आप क्यों, आपको डरना है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं होगा, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये आपका कोएर्जन है, ठीक है। अब कोएर्जन से क्या होगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, बताइए। सबसे पहला, एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। अब एग्रीव पार्टी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड कर दे, कैंसिल कर दे, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्टोर कर दे, ठीक है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर दे, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करे। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड किया या कैंसिल किया तो जो भी उसने बेनिफिट लिया है वो उसे देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी उसने बेनिफिट लिया है वो उसे देना पड़ेगा। सेक्शन 19 ये कहता है कि भाई आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हो, बट अगर आपने कुछ पैसे उस पार्टी से लिए हैं तो वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई बेनिफिट लिया है तो वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ओके, तो इससे आपका क्या हो गया, कोएर्जन टॉपिक पहले कंप्लीट हो गया। हाँ जी बताइए। सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव पार्टी केस भी फाइल कर सकती है? नहीं 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 नहीं, देखिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब केस फाइल करने से ही एग्रीव पार्टी को ऑप्शन दिया गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कराना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। भाई कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो कोएर्जन से हुआ तो फिर एग्रीव्ड पार्टी ही कोर्ट जाएगी ना केस करने कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट को मेरे को वॉइड कराना या इन्फोर्स कराना, ये मेरे साथ कंसेंट से नहीं हुआ। तो अगर वो केस कोर्ट में जाती है तो कोर्ट उसको ऑप्शन देगा कि वेदर यू वांट टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और वेदर यू वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एग्रीव्ड पार्टी बोलती है कि कैंसिल करना है तो फिर कोर्ट बोलेगा जो भी अगर आपने कोई बेनिफिट लिया है तो वो रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। और बाकी अगर किसी ने किसी को थ्रेट किया है तो उस पर क्रिमिनल केस तो अलग से बनेगा ही बनेगा, वो तो एग्रीव्ड पार्टी कभी भी जा सकता है। बट अभी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो हम सिविल केसेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, वो वॉइड होगा कि वॉइडेबल होगा। तो कोएर्जन के केस में वो वॉइडेबल होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब हम लोग पढ़ते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये आपका सेक्शन 16 में है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? सो नाउ वी आर स्टडिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस। दिस इज, तो फ्री कंसेंट में हमने 5 चीज़ें देखी हैं कि ये 5 चीज़ें अगर होंगी तो मतलब फ्री कंसेंट नहीं है।
पहला हमने पढ़ लिया कोएर्जन, नाउ वी आर स्टडिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो देखो कोएर्जन में तो समझ में आता है कि भाई अगले का कंसेंट नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई थी, उसे डरा धमका के साइन करवाया गया था। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? ये हर केसेस में अराइज नहीं होता, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? ये हर केसेस में अराइज नहीं होता। इसको अराइज होने के लिए सबसे पहला देयर हैज़ टू बी, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए, एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें ये देखा जा सके कि एक पार्टी के पास एक डोमिनेंट पोजीशन है दूसरे पार्टी को इन्फ्लुएंस करने का, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है कि आप किसी को बस दुखी नहीं करना चाहते, इस वजह से आप हाँ बोल देते। तो जैसे कि अगर फादर और सन है, मदर डॉटर है, या फादर डॉटर है, मदर सन है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या पता इसमें डोमिनेंट पार्टी कौन है। अगर फादर और डॉटर है तो डोमिनेंट पार्टी फादर है और डॉटर डोमिनेंट पार्टी नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लग रहा है कि फादर और डॉटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं फादर ने अपने डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करके डॉटर का कंसेंट लिया है, ठीक है, और अगर डॉटर का अपना कंसेंट नहीं होता तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइडेबल बोल सकते हो। अगर डॉटर बाद में बोले कि मैं अपने फादर के बहकावे में आके मैंने ये कर दिया था, लेकिन ये आप हर बार नहीं बोल सकते। वहाँ पे वो रिलेशन पहले होना चाहिए। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, लॉयर और क्लाइंट का हो सकता है, डॉक्टर और पेशेंट का हो सकता है, जहाँ पे आप भरोसे से अपनी सारी बात बताते हैं। टीचर और स्टूडेंट का हो सकता है, ठीक है। फिड्यूशियरी रिलेशन कहते हैं इसको, और रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का रिलेशनशिप, ठीक है। अगर उस केस में या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, कोई बाबा हो और उसके भक्त हो, बाबा ने कह दिया भक्त से कि अपनी सारी जायदाद मेरे नाम दे दो। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक बाबा है स्पिरिचुअल गुरु और उसका एक भक्त है, तो भक्त को बाबा ने कहा कि भाई अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तुम्हें अगले जन्म में मोक्ष मिलेगा, मोक्ष, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वो भक्ति में आके उसने कॉन्ट्रैक्ट का साइन कर दिया। जब उसकी भक्ति हटी तब उसको लगा अरे मैंने तो ये रॉन्ग साइन कर दिया है ना, तो फिर वो कोर्ट गया। तो यहाँ पर अगर वो प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये देखो यहाँ पर रिलेशनशिप है, देयर इज अ स्पिरिचुअल गुरु है ना स्टूडेंट, और वो स्पिरिचुअल गुरु के और फैक्ट्स को देख के लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि स्पिरिचुअल गुरु अपने डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा उठाया है और इस आदमी का दिमाग को इन्फ्लुएंस किया है और तब इस आदमी ने साइन किया है। तो ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से समझ में आएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर फादर और डॉटर है तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और वो कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस ही है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से प्रूफ होगा, है ना। अगर वो प्रूफ हो गया तो कोर्ट उसको वॉइडेबल बोल देगी। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वैसा एक रिलेशनशिप हो डोमिनेंट, जिसमें एक पार्टी के पास डोमिनेंट पोजीशन है दूसरे पार्टी के ऊपर। उसके बाद सेकंड क्या रिक्वायरमेंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए, कि उस डोमिनेंट पोजीशन को उस आदमी ने इस्तेमाल किया है अपने अनफेयर एडवांटेज के लिए। जैसे यहाँ बाबा जी ने इस्तेमाल किया था प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए, ठीक है। तो पहले आप लिखो क्या होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो सेक्शन 16 क्लॉज 1 कहता है, सेक्शन 16 क्लॉज 1 इज डिफाइनिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये क्या कह रहा है, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वेयर रिलेशन बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, वेयर रिलेशन बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, वेयर relation between the parties are such that one party, एक पार्टी is in a position to dominate the will of the other, to dominate the will of the other
and uses such position and uses such position and uses such position to obtain an unfair advantage to obtain an unfair advantage over the other then there is a undue influence. There is said to be an undue influence. ठीक है. Where relation between the parties are such that one party is in a position to dominate the will of the other and uses such position to obtain an unfair advantage, तब कहा जाएगा ये undue influence. तो undue influence में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसमें दोनों पार्टीज में ऐसा रिलेशन है जिसमें एक पार्टी के पास डोमिनेंट पोजीशन है टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर, और सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है, वो पार्टी उसको डोमिनेंट पोजीशन को इस्तेमाल करती है टू टेक अनफेयर एडवांटेज. तो वो रिलेशंस क्या हो सकते हैं जहाँ पर ये डीम किया जाएगा कि एक पार्टी के पास डोमिनेटिंग पोजीशन है. वो हो सकता है मास्टर सर्वेंट का रिलेशन, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन, लॉयर क्लाइंट का रिलेशन, फादर डॉटर का रिलेशन, मदर सन का रिलेशन. ठीक है, ऐसे रिलेशन जहाँ पे इसको कहा जाता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप. ठीक है, बात समझ. हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, फियोंसे एंड फियोंसी का रिलेशन. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर. तो सबसे ज़रूरी क्या है, कब बोला जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है? सबसे पहले तो दोनों पार्टी के बीच में एक फिड्यूशियरी रिलेशन होना चाहिए जिसमें एक पार्टी के पास अपेरेंट डोमिनेंट पोजीशन है, और सिर्फ डोमिनेंट पोजीशन होने से वो कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से वॉइडेबल नहीं हो जाएगा. डोमिनेंट पोजीशन के साथ साथ आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि उस पार्टी ने उस डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल किया है अपने अनफेयर एडवांटेज के लिए. ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? यस सर. ठीक है, ओके. अब सेक्शन 16 क्लॉज 1 हो गया. सेक्शन 16 क्लॉज 1 में क्या है, वेयर वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर. तो भाई अब सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 कहता है कि डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर कब होगा. तो सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? सेक्शन 16 क्लॉज 2 कि कब बोला जाएगा कि डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर हो रहा है, जब रिलेशनशिप में फिड्यूशियरी रिलेशन है कि एक पार्टी के पास एपरेंट अथॉरिटी है, एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर. ठीक है, या तो ये हो सकता है या फिर उसकी मेंटल कैपेसिटी उस समय के लिए अफेक्टेड थी, उस समय वो सोचने समझने की क्षमता में नहीं था, इतना डिस्ट्रेस में था कि वो सोचने समझने की क्षमता में नहीं था. ठीक है, या फिर वेयर सच पर्सन whose mental capacity is affected due to age, illness और distress. ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये एक बहुत ही सटल स्पीशीज ऑफ कोएर्जन ऑफ फ्रॉड. आपके साथ कोएर्जन भी हो गया. अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु है, वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करता है अपने भक्त को,
तो एक कोएर्जन के भी तो थ्रू, एक प्रेशर के थ्रू वो जा रहा है साइन करने से पहले, और उसमें एक धोखा भी है। ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस को इसीलिए कहा गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस इज अ सटल स्पीशीज ऑफ कोएर्जन एंड फ्रॉड। इसमें दोनों का एलिमेंट है, कोएर्जन का भी है, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा है कि एक आदमी दबाव में आ रहा है, और इसमें एक धोखा भी है क्योंकि जो डोमिनेंट पोजीशन में उसके फायदे का काम हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक पार्टी अपना पूरा कॉन्फिडेंस दूसरे पार्टी पे इम्पोज कर रहा है, और उस कॉन्फिडेंस को दूसरा पार्टी अब्यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। ठीक है, उसी कॉन्फिडेंस से इन्फ्लुएंस आता है, और उस इन्फ्लुएंस को अनड्यूली अगर कोई इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इसमें आप एक केस लिख लीजिए जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है। मन्नू सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे। इस केस में क्या है, एक स्पिरिचुअल गुरु है जिसने अपने डिविटी को बोला कि अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे को दे दो और तुम अगले जन्म में मोक्ष तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर कंसेंट क्या चीज़ से ऑब्टेन किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से। तो ये केस, इसमें क्या हो गया, ये कंसेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल किया जा सकता है। अगर बाद में भक्त बोले कि भाई अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया, बट वो कोर्ट जाता है उसको वॉइडेबल करता है, तो कोर्ट उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वेदर ही स्टिल वांट टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, और या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराना चाहता है। तो नाउ ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देख के लग ही रहा है कि भाई कोई ऐसा बेवकूफ़ी वाला कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा, वन साइडेड। ठीक है, अब देखो, अगर कोई इंसान बहुत मजबूरी में है, पढ़ा लिखा है, बहुत मजबूरी में, बहुत पैसे की ज़रूरत है, तो वो मजबूरी में है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप मेरे को पैसा दे दो, लेकिन अगले ने उसके मजबूरी का फ़ायदा उठा के बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया। तो जनरली इकोनॉमिक ड्यूरेस को आप अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहते। ठीक है, क्योंकि भाई आप मत कॉन्ट्रैक्ट करो ना उसके साथ, बट कुछ केसेस में इसको आप अनड्यू इन्फ्लुएंस कह सकते हो, क्योंकि भाई अगर वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो बहुत वल्नरेबल है, तो उसकी मेंटल कैपेसिटी अभी सही नहीं है। तो हमने क्या लिखा था सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 में, कब होता है कि या तो फिड्यूशियरी रिलेशन हो, एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर हो, और वेदर सच पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड। तो इसमें भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि भाई उसकी मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड थी कि नहीं, सिर्फ मजबूरी की वजह से। अगर आप ऐसे, तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपको बहुत पैसों की ज़रूरत थी, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हाई इंटरेस्ट रेट था जो आपने लोन लिया, अब आप बाद में बोल रहे हो कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस था, मैं बहुत परेशान था, है ना। ऐसे ये नहीं होता, ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस से पता चलता है। आप पढ़े लिखे हो, आप मत कॉन्ट्रैक्ट करते। बट एक और केस है जहाँ पर ये सेम चीज़ हुआ था, बट उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला गया था। इस केस का नाम क्या है, रानी अन्नपूर्णी वर्सेस स्वामीनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक पुअर हिंदू विडो थी। ठीक है, अब विडो है, पुअर है, पुअर भी है, विडो भी है, और पढ़ी लिखी भी नहीं है, विलेज की है। अब इसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, और इसको मनी लेंडर ने बहुत हाई इसका एक्सप्लॉयटेशन किया, इसको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया। तो भाई अब वो कहाँ से दे पाएगी वापस। तो यहाँ पर ये एक क्लियर इंस्टेंस है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट जब किया था वो हाईली डिस्ट्रेस थी। ठीक है, और मनी लेंडर ने उसको परसुएट किया कि तुम 100% इंटरेस्ट रेट के लिए ले लो, तुम्हारे फ़ायदे की डील है ना। तो वो जो मनी लेंडर का परसुएशन था वो गलत था, वो अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर।
अब एक और केस है, यहाँ पर फादर ने क्या किया, अपने बेटे को बहुत मदद करी, पैसा दिया और उसके ऊपर शर्त रखी कि तुम बहुत दिक्कत में हो, तुम्हारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हारा बिजनेस सेट करवाऊंगा, लेकिन तुमको मेरी ही चॉइस की लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हाँ बोल दिया, इसने पैसे ले लिया, बाद में बोलता है ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। जब मैरिज की बात आई तो उसने कहा ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना। तो क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है? द आंसर इज नो, क्योंकि उसके पास चॉइस था, वो पैसे लेता नहीं, उसके पास ऑल्टरनेटिव तो था, है ना। वो पैसे नहीं लेता, उसके पास ऑल्टरनेटिव था, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करता। भाई उसकी प्रॉब्लम है, वो जैसे भी ठीक करे अपना, वो किसी से फाइनेंशियल हेल्प ले रहा है तो भाई उसका तो चॉइस आपको मानना पड़ेगा फिर, है ना। आप मत दो फाइनेंशियल हेल्प, एज सिंपल एज दिस। ये बात समझ में आई? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज वो फादर और सन है, फादर के पास डोमिनेंट पोजीशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। भाई सन अपना कमा रहा है, फादर अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, सन अपना कमा खा रहा है। सन को पैसों की दिक्कत आई तो सन कहीं और से पैसा कर ले अरेंज। अगर वो फादर से इतना पैसा मांग रहा है और फादर ने ये कंडीशन रखी है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, फिर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन हमेशा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो सेक्शन Yes, sir. 16 क्लॉज 1, सेक्शन 16 क्लॉज 2 हमने पढ़ लिया। अब देखो सेक्शन 16 क्लॉज 3 क्या कहता है। ये कहता है कि जनरली क्या होता है, अगर आप किसी पे एलिगेशन लगाते हो तो आपको प्रूफ करना होता है कि वो एलिगेशन सही है। बट 16 सब क्लॉज 3 कहता है कि जो एलिगेशन लगा रहा है उसको प्रूफ नहीं करना, जो डोमिनेंट पोजीशन पे है उसको प्रूफ करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, ठीक है। तो जहां पर सेक्शन 16 सब क्लॉज 3 के हिसाब से वेयर अ पर्सन इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, वेयर द पर्सन इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन और कॉन्ट्रैक्ट को देख के ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द फेस ऑफ इट, फेस of it, on the face of it, face of it be an unconscionable bargain, मतलब अनइक्वल है कॉन्ट्रैक्ट, अनकॉन्शियनेबल बार्गेन मतलब अनइक्वल है ऑन द फेस ऑफ इट। तो ऐसे केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है? इट इज ऑन द डोमिनेंट पार्टी। सो बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट देयर इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस is on the party who is at dominant position, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो जो पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में होता है उसको प्रूफ करना पड़ता है कि भाई इस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो ये माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। देयर विल बी अ प्रिजम्पशन कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस है। कब वो प्रिजम्पशन आएगा? प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कब आएगा? प्रिजम्पशन का मतलब कोर्ट मान लेगी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है अगर वो पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में था और सेकेंडली वो ट्रांजैक्शन देख के ही लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देख के ही लग रहा है बहुत अनइक्वल है, एक के फायदे का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तब फिर
कोर्ट मान लेगी कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, बट जो पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे है उसको मौका दिया जाएगा कि तुम्हारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि तुम बताओ कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर वो पार्टी प्रूफ कर देती है कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हमने फ्री कंसेंट पढ़ा है। फ्री कंसेंट के 5 पार्ट थे, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा है? सिर्फ कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडिंग अबाउट फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन वी विल बी स्टडिंग इन दी नेक्स्ट क्लास। तो हमने पढ़ा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल पार्ट है कंसेंट। कंसेंट मतलब एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, बट वो कंसेंट सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं है, फ्री कंसेंट होना चाहिए। वो कंसेंट किसी भी दबाव या कोई भी ये 5 चीज़ें हैं उनमें नहीं होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट क्या है? जो सेक्शन 14 में गिवन है कि व्हेन कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय, जब कंसेंट में कोई कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक नहीं है, तब वो फ्री कंसेंट कहलाएगा। तो हमने कोएर्जन पढ़ लिया है और अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ लिया। एंड नाउ वी विल बी स्टडिंग फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज मेरे ओर से इतना ही था इस क्लास में।